प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पिछले 11 वर्षों में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं और जीवन सुगमता को बढ़ावा मिला है। नमो ऐप आपको इस परिवर्तनकारी यात्रा की जानकारी एक अनुभव तरीके, इंटरएक्टिव गेम, क्विज, सर्वेक्षण और ऐसे ही अन्य प्रारूपों से देते हैं। आपको इसमें शामिल और प्रेरित करते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। संतोष जी, अगर हम देखें कि मोदी सरकार के 3.0 के यहां पर 1 वर्ष और मोदी सरकार की बात करें 2014 से तो 11 साल, किस तरह से बड़े परिवर्तन को आप देख रहे हैं, जिसका जिक्र पीएम ने भी किया? बिल्कुल पूजा, इन 11 सालों में कहा जा सकता है हिंदुस्तान ने कई बड़े बदलाव महसूस किए हैं। हम 2014 की बात करें, 2014 से लेकर 24 तक ऐसी ढेरों योजनाएं रही हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगी को बदला। हम चाहे स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें, नमामि गंगे की बात करें या फिर जीएसटी की बात करें, तो ये जो सरकार रही सिर्फ बड़े योजनाओं के लिए नहीं रही है। हम 2004 से 2014 की बात करें तो उस समय भी कई ढेर सारी योजनाएं बनी, लेकिन 2014 के बाद से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है, ये सरकार योजनाओं की सरकार तो थी भी, लेकिन कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। क्या कहा जा सकता है कि कोई भी जो राजनीतिक दल है वो राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे को टच करना चाहेगी? क्या कहा जा सकता था कि जम्मू कश्मीर धारा 370 को हटाना कोई भी राजनीतिक दल कर पाएगा? लेकिन इन 11 सालों में इस हिंदुस्तान ने, इस देश ने राम मंदिर भी बनते हुए देखा, बिल्कुल, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटते हुए भी देखा, वक्फ कानून जैसे बड़े संशोधन बिल कानून बनते हुए भी देखा, 3 तलाक जैसे बड़े जो बदलाव है उनको भी देखा। तो इन 11 सालों का जो लेखा जोखा है वो बहुत लंबा रहा है। जहां पर योजनाओं पर फोकस किया गया, लोगों की जिंदगी पर फोकस किया गया, वहीं पर भारत की एक नई तस्वीर भी उभर करके सामने आई। 2014 में अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $2 ट्रिलियन के आसपास हुआ करती थी। लेकिन आज की तारीख की बात करें तो आज की तारीख में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 4.19 यानी कि $4.19 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और दुनिया में चौथा बड़ा आर्थिक शक्ति के रूप में हिंदुस्तान उभर के आया है। तो 2011 से लेकर 2024-25 तक भारत ने एक लंबा सफर तय किया है, वो चाहे अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखे, वो चाहे योजनाओं के दृष्टिकोण से देखे। हम किसानों की बात करें, ये पहली ऐसी सरकार है जिस पर किसानों पर बड़ा फोकस किया गया है। 2014 के बाद से किसानों से जुड़ी योजनाओं को लेकर, किसान सम्मान निधि को लेकर, महिलाओं की जो आर्थिक शक्ति उसको बढ़ाने को लेकर लगातार फोकस किया गया है। ऐसी योजनाएं बनाई गई है जिससे किसानों की आमदनी को दोगुना किया जा सके, किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ा जा सके। अभी पिछले दिनों जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सिक्किम एक ऐसा राज्य बना कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक, राज्यों के तालमेल के बीच में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। इससे पहले ये हुआ करता था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में तालमेल देखने को नहीं मिलता था, जिससे कहीं न कहीं विकास बाधित होता था। 2014 से लेकर 2024-25 तक की बात करें तो राज्य और केंद्र सरकार का जो तालमेल रहा है उसी का परिणाम रहा है कि भारत आज इतनी आर्थिक तरक्की कर पाया है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाया है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 2020 के आसपास जब पूरी दुनिया कोविड काल से जूझ रही थी, कोरोना जैसी वैश्विक संकट से जूझ रहा था, उसके बाद भी हिंदुस्तान ने अपनी आर्थिक ग्रोथ को बरकरार रखा। उसके पीछे का बड़ा मूल मंत्र था कि पीएम मोदी लगातार कहते रहे कि आत्मनिर्भर बनना है, वो चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे टूरिज्म हो, एविएशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लगातार आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया गया और शायद इसी का परिणाम रहा कि दुनिया के बाकी देशों को पीछे छोड़ते हुए भारत कोविड जैसे वैश्विक संकट के बाद भी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाया है। पूजा, और इसी के साथ संतोष, क्योंकि देखिए संस्कृति और विरासत को भी ध्यान में रखते हुए ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं और इसी के साथ किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, और कल भी जिस तरह से बड़ा जो आंकड़ा जारी हुआ है जिसमें कई लोग जो गरीबी से बाहर निकले हैं, ये कहीं ना कहीं परिवर्तनकारी योजनाओं के जरिए हुआ है, जिसका लगभग लगातार जो लोग हैं वो इसका जिक्र भी करें, खुद भी पीएम ने भी, खुद भी तमाम जो बीजेपी के नेता वो इसका जिक्र कर रहे हैं कि लोग अब गरीबी से भी उभरे हैं, जो कि कहीं ना कहीं नामुमकिन हुआ करता था। बिल्कुल पूजा, आपने जो विकास से विरासत की बात की, तो इस सरकार ने सिर्फ विकास पे फोकस नहीं किया, सिर्फ डेवलपमेंट से जुड़ी योजनाओं को लॉन्च नहीं किया, लागू नहीं किया, वो अपने हिंदुस्तान पे भारत की जो सभ्यता रही, जो संस्कृति रही है, विरासत को भी लगातार उसको आगे बढ़ाने का काम किया और विरासत को बचाने का काम किया। हम 2 बड़ी योजनाओं की बात करें, 2 बड़े अभियानों की बात करें
जो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की कि अपने आसपास के जो वीर सैनिक हैं, जिन्होंने आजादी में बड़ा योगदान दिया है, उनको आप जाने, उनको लेकर आप पहचाने। वेव्स जैसे जो शुरुआत की गई, वेव्स जैसी जो अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो प्रसार भारती का और भारत सरकार का शुरू हुआ, इसका मकसद ही यही है कि सिर्फ आप विकास पे बात न करें, विकास के साथ साथ विरासत को भी लेकर चले। और हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सी कहानियां, बहुत सी विरासत, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति अभी छिपी हुई है, जिनको दुनिया तक पहुंचाना है। हमने कुंभ जैसा एक बड़ा आयोजन देखा। कुंभ का मकसद यही था कि जहां पर लगभग 60 से 66 करोड़ जो श्रद्धालु आए हैं, वो 45 दिनों में आते हैं और गंगा स्नान करते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और भारत ये जानता है कि पश्चिमी देशों की तरह नहीं कि सिर्फ हम विकास की तो बात करते हैं, वो विकसित तो हो गए, वो बड़े राष्ट्र तो बन गए आर्थिक रूप से, लेकिन उन्होंने अपनी सभ्यता को खो दिया, अपनी संस्कृति को खो दिया। भारत अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत के साथ साथ विकास को आगे बढ़ाने को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है। और यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि विकास की बात तो करते हैं, लेकिन विकास के साथ साथ विरासत की। दो बड़े बदलाव अगर हम बात करें तो जीएसटी को लेकर सरकार का जो एक बड़ा फैसला रहा है, वन नेशन वन टैक्स। इससे पहले टैक्स का एक बड़ा मकड़जाल हुआ करता था। एक राज्य से दूसरे राज्य जब सामान जाता था तो हमें वो तस्वीरें भी याद होंगी और आपको भी, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी। टोल चुंगी हुआ करती थी, टोल पे लंबी लंबी लाइनें ट्रकों की लगती रहती थी, क्योंकि अगर यूपी का सामान मध्य प्रदेश जा रहा है, मध्य प्रदेश सामान छत्तीसगढ़ जा रहा है, तो उनको अलग टैक्स देना पड़ता था। लेकिन जब वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट आया, ये पूरा कल्चर आया, तो जीएसटी ने एक बड़ा बदलाव किया। ये जो टैक्स बनाया गया है, जीएसटी को बहुत पारदर्शी तरीके से बनाया गया है, जिससे 1 रुपए भी अगर कहीं कोई व्यापारी अगर कमाता है, वो तो देश के विकास में उसका योगदान होना चाहिए। और ये इस पारदर्शिता को लेकर, इस जीएसटी कलेक्शन को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। तो ये इन 11 सालों में एक बड़ी उपलब्धि रही है। और देखिए पूजा जी, बिल्कुल देखिए, 2047 का विकसित भारत राष्ट्र का जो सपना है वो भी भारत लेकर चल रहा है। और जिस तरह से बड़ी कल्याणकारी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, ये भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि उससे पहले ही लक्ष्य को जो है साध लिया जाएगा। और आधी आबादी का अगर इसमें जिक्र करें, महिला आरक्षण की बात करें, कई ऐसे फैसले लिए गए हैं संतोष, और नारी सशक्तिकरण पर भी विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। 3 तलाक भी इसका बड़ा उदाहरण है। ऐसे कई बड़े फैसले हैं। बिल्कुल सही कहा पूजा। आधी आबादी पर 2014 के बाद से जिस तरीके से फोकस किया गया है, हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करें, वर्षों से यह मामला लंबित था। सभी राजनीतिक दल आश्वासन तो देते थे, भरोसा जताते थे कि नहीं, हम नारी महिलाओं के लिए हम 33% आरक्षण लाएंगे, संसद में भी, विधानसभाओं में भी, लेकिन पहल नहीं कर पाती थी राजनीतिक दल। इसीलिए लगातार मैं कह रहा हूं कि ये सरकार जो है बड़े योजनाओं के लिए तो है, लेकिन कड़े फैसलों के लिए भी है। और ऐसे फैसले कि नाराजगी, अगर कोई राजनीतिक दल या कोई संगठन नाराज होता है तो उन नाराजगियों को भी दूर करने की कोशिश की गई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए महिलाओं को आरक्षण दिया गया कि वो 33% महिलाएं जो हैं वो संसद में भी भागीदारी कर सकती हैं, विधानसभा में भागीदारी कर सकती हैं। आधी आबादी की अगर बात करें तो मुस्लिम महिलाओं में 3 तलाक जैसे बड़े फैसले कि मुस्लिम महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। वो वर्षों से शोषित होती रही है, वर्षों से प्रताड़ित होती रही है कि एक व्यक्ति 3 बार तलाक अगर बोल दे तो उनकी जिंदगी नर्क हो जाया करती थी। लेकिन नहीं, उनको भी अधिकार दिया गया और संतोष जी संरक्षण दिया गया कि नहीं, आप इस देश के विकास में सबसे बड़े कहा जा सकता है विकास को आगे बढ़ाएंगे। आधी आबादी की एक बड़ी भूमिका है। इसके साथ साथ आप ड्रोन दीदी की बात करें, आप नारी बैंक नारी की बात करें, हर जगह जो है वो महिलाओं को रोजगार से जोड़ा गया, उन्हें सशक्त किया गया, आर्थिक रूप से मजबूत किया गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया गया। और आधी आबादी को लेकर पिछले 11 सालों में जिस तरीके से बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, और शायद इसीलिए आज की महिला जो है वो सशक्त हुई है, मजबूत हुई है। और सबसे बड़ी मजबूती जो आई है वो आर्थिक संपन्नता आई है। ओडीओपी जैसी योजनाओं से एक बड़ा परिवर्तन आया। महिलाएं जो है घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, लेकिन अब ओडीओपी जैसी जो योजनाएं हैं, जो एमएसएमई जैसे जो सेक्टर हैं, जो स्टार्टअप जैसे सेक्टर हैं, आप छोटे छोटे उद्योग करके वो महिलाएं घर में काम कर रही हैं और उनको स्वावलंबी हो रही हैं। और बाकी महिलाओं को भी है, अपने सामानों को जो ब्रांडिंग करने का कॉन्सेप्ट है, यही रहा है। पूजा देखिए, स्वावलंबी भी हो रही है, बाकी महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं। और ये बड़ा जो परिवर्तन है जिसका जिक्र बीते समय पीएम से लेकर तमाम जो बीजेपी के नेता, तमाम जो लोग हैं वो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी तमाम जानकारी के लिए। तो समाचारों में